सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आइए दोस्तों देखते हैं स्टेट के जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना के तहत सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना के तहत, तो आइए देखते हैं क्या है ये स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना के तहत सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति को कितनी आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। तो इसका सही जवाब है 6,000 रुपए। दोस्तों स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना के तहत दोस्तों आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति पटना साहिब, हेमकुंड साहिब, ननकाना साहिब या हजूर साहिब, नांदेड़, अगर इन स्थानों पर जाता है तो सरकार उसे 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे हरियाणा सरकार के द्वारा स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन यात्रा भी शुरू की गई थी, जिसके 10,000 रुपए आर्थिक सहायता का बोला था। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा करने जाता है, सरकार उसे 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। तो आइए बात करते हैं, एक तो है स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना, इसमें 6,000 राशि दी जाती है। इसके अंदर आइए बात करते हैं, एक तो कोई व्यक्ति है जो नांदेड़ साहिब जाकर आता है, कहां पर? नांदेड़ साहिब अगर कोई व्यक्ति जाकर आता है इस योजना के तहत 4 स्थानों पर यह सहायता राशि दी जा रही है। एक पटना साहिब की दी जा रही है, पटना साहिब। एक आप जानते हैं, एक यहां पर दी जा रही है हेमकुंड साहिब, किसकी? हेमकुंड साहिब। और इसके अलावा किसकी सहायता राशि दी जा रही है? तो इसके अलावा दोस्तों हमारे यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक ननकाना साहिब की सहायता राशि दी जा रही है। यानी कि इन 4 स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो सरकार ऊपर जो योजना लिखी हुई है स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना, इसके तहत तो दोस्तों क्या करेगी? आर्थिक सहायता राशि देगी, कितनी? 6,000 रुपए। आइए बात करते हैं और हम ये कह सकते हैं दोस्तों, अगर कोई सिंधु दर्शन, आपको ध्यान रखना है स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना कौन सी है दोस्तों? स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना। इस योजना के तहत कोई व्यक्ति अगर कहीं घूमने सिंधु दर्शन योजना के तहत जाता है तो इस योजना के तहत दोस्तों आर्थिक सहायता के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे? 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने हजार रुपए दिए जाएंगे? तो हम कहेंगे उसे 10,000 रुपए दिए जाएंगे। और हम बात करें तो इसी प्रकार मानसरोवर यात्रा है, स्वर्ण जयंती कैलाश मानसरोवर यात्रा की मैं बात कर रहा हूं, मानसरोवर यात्रा। तो मानसरोवर यात्रा के लिए हरियाणा सरकार 50,000 रुपए देती है। मानसरोवर यात्रा के लिए दोस्तों सरकार कितने रुपए देती है? 50,000 रुपए देती है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? आइए देखते हैं किस जिले के अंदर यह मुख्यालय स्थित है। तो क्वेश्चन देखिए, हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? आपके ज्यादातर जो हरियाणा में अपने मुख्यालय है वो पंचकुला जिले के अंदर है। हम कहेंगे हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड का स्थापना 1966 में हुई थी। रामकरण जी दोस्तों इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। तो आपको ध्यान रखना इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1966 में हुई है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो रामकरण जी हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? रामकरण जी दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। अब इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पर चर्चा करते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य राज्य के अंदर दोस्तों जो चीनी मिलें हैं, नई चीनी मिलों की स्थापना करना और चीनी मिलों का बेहतर प्रदर्शन हो इसका प्रयास करना। दोस्तों ध्यान रखना, हमारे इसका उद्देश्य क्या है? तो हम कहेंगे इसका उद्देश्य है जो चीनी मिलें स्थापित हो चुकी है, जो चीनी मिलें क्या हो चुकी है? स्थापित हो चुकी है। जो चीनी मिलें, ध्यान रखना, जो चीनी मिलें स्थापित हो चुकी है, जो चीनी मिलें क्या हो चुकी है? स्थापित हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है। जो चीनी मिलें स्थापित हो चुकी है उनके तो दोस्तों प्रदर्शन में सुधार लाना। उनके प्रदर्शन में तो क्या हो? उनके प्रदर्शन में तो सुधार हो। पहली खास बात, उनके प्रदर्शन में क्या हो? उसके प्रदर्शन में सुधार हो, पहली खास बात। और दूसरी खास बात इसकी यह है कि नई चीनी मिलों की स्थापना करना, नई चीनी मिलों की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य है। नई चीनी मिलों की क्या करना है? स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। अब आप कहोगे चलो सर हमने ये मान लिया, ये हमने मान लिया, ये बात ठीक आपकी, लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, यहां पर सारी चीनी से संबंधित बात हो रही है, तो हमारे चीनी मिलों से संबंधित बात कर लेते हैं हम। हरियाणा में चीनी मिलें हैं कितनी? तो मैं ये कहूंगा दोस्तों हमारे हरियाणा में 14 चीनी मिलें हैं। हरियाणा में कितनी है दोस्तों? 14 चीनी मिलें हैं, जिनमें से आपको ध्यान रखना 11 तो है सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब सरकारी क्षेत्र के अंदर है, जबकि दोस्तों 3 क्या है? 3 है निजी। 3 क्या है दोस्तों? 3 निजी क्षेत्र की। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। हरियाणा में शुगर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है?
तो हम कहेंगे हरियाणा में दोस्तों शुगर सिटी के नाम से रोहतक या पलवल को जाना जाता है। रोहतक या किसको जाना जाता है? पलवल को जाना जाता है। चलो यहां पर गन्ने की बात आ रही है तो गन्ने पर हम चर्चा कर लेते हैं। गन्ना क्या है, गन्ने की फसल के ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ा। अगर हम गन्ने के बारे में बात करें दोस्तों, गन्ना के बारे में, तो गन्ना के बारे में दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो गन्ने का अनुसंधान संस्थान परीक्षा में कई बार आ चुका है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कई बार परीक्षा में आ चुका है। और कई बार दोस्तों हरियाणा की परीक्षाओं में गन्ना प्रजनन संस्थान पूछा गया है। गन्ना क्या है? गन्ना प्रजनन केंद्र पूछा गया है। अगर संस्थान परीक्षा में पूछा जाए तो इसका सही जवाब आपको करना है लखनऊ। क्या करना है? लखनऊ। और केंद्र आपसे पूछा जाता है तो केंद्र आपको करना है दोस्तों, ध्यान रखना, कोयंबटूर। केंद्र आ जाए तो आप क्या करोगे? केंद्र आता है तो कोयंबटूर करो, और अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो लखनऊ करके आना है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर चलो ठीक है, ये बात मान लिया, अब हमें थोड़ा गन्ना उत्सव के बारे में बताइएगा। ये गन्ना उत्सव क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो मैं कहूंगा दोस्तों हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR गन्ना प्रजनन, अगर हम बात करें गन्ना प्रजनन के जो क्षेत्रीय केंद्र है करनाल में, यहां पर 12 अक्टूबर को इसने दोस्तों क्या किया? गन्ना उत्सव का आयोजन किया है। यह बात आप सभी को अच्छी रूप से ध्यान रखनी। किसका आयोजन किया है? तो हम कहेंगे गन्ना उत्सव का आयोजन किया है। कब किया है? अक्टूबर में किया है। तो आपको ध्यान रखना है जो क्षेत्रीय केंद्र है हमारे हरियाणा में, इसका जो क्षेत्रीय केंद्र है हमारे हरियाणा में दोस्तों, इसका जो क्षेत्रीय केंद्र है क्या है? क्षेत्रीय केंद्र है। इस क्षेत्रीय केंद्र में दोस्तों 12 अक्टूबर को, ध्यान रखना, इस क्षेत्रीय केंद्र खास करके कहां पर? करनाल में। क्षेत्रीय केंद्र कहां? करनाल में। 12 अक्टूबर को क्या किया गया था? तो आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है, गन्ना उत्सव का आयोजन किया गया। गन्ना उत्सव का आयोजन किया गया। और गन्ना उत्सव किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो हमारे ICAR संस्थान है इसके द्वारा बनाया गया था। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ई अधिगम योजना की शुरुआत कब हुई है? आइए बात करते हैं ई अधिगम योजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ई अधिगम योजना क्या है दोस्तों? ई अधिगम योजना जो स्कूल के बच्चे हैं, जो क्या है? स्कूल के बच्चे हैं दोस्तों, उन्हें क्या करना है? निःशुल्क लाइब्रेरी सिस्टम के आधार पर उन्हें क्या करना है दोस्तों? हमारे लैपटॉप तो नहीं कह सकते, जो टैबलेट होते हैं, टैबलेट वितरण करने की योजना है। ये कब और कहां से शुरू की गई थी, हमें यह देखना है। तो हम कहेंगे दोस्तों ये जो योजना है हरियाणा के रोहतक जिले से शुरू की गई थी। कहां से शुरू की गई थी? तो हम कहेंगे रोहतक जिले से शुरू की गई थी। तो पहली बात दोस्तों, ई अधिगम योजना कब शुरू हुई है? तो जून तो आएगा ही नहीं दोस्तों, जून तो आएगा ही नहीं। ऑप्शन सारे के सारे गलत दे रखे हैं यहां पर, सारे के सारे ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब है दोस्तों 5 मई। क्या जवाब है इसका? 5 मई जवाब है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म आता है दोस्तों कब? 5 मई को आता है। कब आता है? 5 मई को आता है। तो इसका सही जवाब होगा, इसको हटाकर अपने कर देते हैं 5 मई, इसको हटाकर अपने कर देते हैं 5 मई। ये लीजिए, तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? 5 मई 2022 को। कहां से प्रारंभ की थी ये योजना? तो हम कहेंगे दोस्तों ये जो योजना है ई अधिगम योजना, इसके अंदर क्या बोला गया? रोहतक से शुरू हुई है। रोहतक से शुरू की थी। किसने शुरू की थी? सीएम सर ने शुरू की थी। अब बात आती है ये जो योजना है रोहतक से सीएम सर ने शुरू तो की है, लेकिन इसकी खास बात है कौन से बच्चों को? तो दोस्तों हमारे यहां पर विद्यार्थियों को टेबलेट वितरित करने की बात हुई थी। इसके अंतर्गत टेबलेट आप जानते हो, बड़े वाले मोबाइल जो होते हैं, टेबलेट वितरित करने की बात कही थी। कितने का लक्ष्य रखा था? 5 लाख टेबलेट वितरित करने के लक्ष्य की बात कही थी। ये किसको मिलेंगे? केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को ही मिलेंगे। कोरोना काल के अंदर जैसी समस्या आई थी, पढ़ाई रुक चुकी थी, तो सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन्हें ही दोस्तों ये देने की बात कही है। सरकारी स्कूल के जो थे उन्हें ही देने की बात कही थी। इसे लाइब्रेरी सिस्टम के ऊपर दोस्तों ध्यान रखना, किस सिस्टम पर? लाइब्रेरी जो सिस्टम होता है लाइब्रेरी के अंदर, जैसे कि आपको किताब यूज लेने के बाद वापस जमा करानी पड़ती है, उसी प्रकार जो लाइब्रेरी होता है, इस लाइब्रेरी के अंदर भी दोस्तों आपको वापस ये टैबलेट जमा करवाना पड़ेगा। और ये बात आप सभी को अच्छी रूप से ध्यान रखनी है। तो ये 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी उनके लिए लाई गई थी। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए लाई गई है। 9वीं से 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए योजना आई थी। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। तो ये आपने पता चल चुका है, 5 मई 2022 को यह योजना प्रारंभ हुई थी। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। आइए आगे बढ़ता हूं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के प्रथम निदेशक कौन से थे। तो पहले हमें स्थापना पर चर्चा करनी है, कौन सी स्थापना कब क्या हुई है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों NDRI, इसकी स्थापना दोस्तों जब हुई थी 1923 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई है 1923, वैसे आपके 100 साल पूरे हो चुके हैं इसकी स्थापना के, और स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहां था, बेंगलुरु में था। यह आपको ध्यान रखना है, कहां पर था, बेंगलुरु के अंदर इसका स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम बहुत बड़ा था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इतना बड़ा नाम हुआ करता था। 1936 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट किया गया दोस्तों। इसका नाम परिवर्तित करके 1936 में क्या कर दिया गया, 1936 में इसका नाम किया गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट। इंपीरियल इंस्टीट्यूट इसका नाम कर दिया गया था, इंस्टीट्यूट इसका नाम कर दिया गया था। कब किया गया था, 1936 के अंदर यह नामकरण रखा गया था। 1955 में दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थानांतरित कर दिया। 1955 में हम इसे कहां लेकर आ गए थे, 1955 में इसे हम करनाल लेकर आ गए। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखने, कहां लेकर आ गए, करनाल लेकर आ गए थे। 1970 के अंदर दोस्तों इसका ICR के अंतर्गत लेकर आ गए। पहले यह स्वतंत्र हुआ करता था, 1900 कब दोस्तों, 1970 में इसे ICR के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया, ICAR के अधीन कर दिया था, यह आपको ध्यान रखना होगा। 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया दोस्तों, मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया, मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अब आप कहोगे सर इसके हमें क्या बताना है, इसके बारे में हमें यह बता दो कि इसका कौन था, यानी कि प्रथम निदेशक कौन थे, हमें यह बता दीजिए। तो मैं यह कहूंगा दोस्तों इसके प्रथम जो थे वो थे विलियम स्मिथ। इसके 1923 के अंदर पहले जो डायरेक्टर बने हैं वो विलियम स्मिथ बने थे, यह बात आप सभी को ध्यान रखनी है। और मैं बात करूं जब करनाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थानांतरित किया जा रहा था उस समय डायरेक्टर कौन थे, तो हम कहेंगे उस समय डायरेक्टर थे KC सेन। कौन थे दोस्तों, KC सेन थे। तब उस समय कौन थे, KC सेन थे। वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन हैं, तो हम कहेंगे दोस्तों वर्तमान के अंदर इसके डायरेक्टर हैं MS चौहान। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं MS चौहान। 1955 में जब करनाल लेकर आई थी उस समय KC सेन थे और शुरुआत में विलियम स्मिथ थे। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के बारे में हमने बात की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कितने प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कितने प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी, 15%, 18%, 22%, 36%। तो हम कहेंगे दोस्तों 15% छूट प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार ने भी आप जानते 2022 में इलेक्ट्रिक जो वाहन पॉलिसी है वो लेकर आई थी। आपको मैं बता देता हूं, हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी, पहली बात ये पॉलिसी कब आई है, हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी, हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022। तो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी, पहले तो सिंपल से तरीके से हम बात करें तो अब सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने यह कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर दोस्तों क्या करता है, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, क्या खरीदता है, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, और अगर वह वाहन दोस्तों 15 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक की कीमत का है, तो सरकार यहां तो उसे 15% छूट दे देगी, या 6 लाख रुपए की छूट दे देगी, या तो 6 लाख रुपए दे देगी, छूट दे देगी, या 15%। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई भी वाहन जो 15 से 40 लाख के बीच का है, 15 से 40 लाख के बीच का है, तो यहां तो सरकार उसे 15% की छूट देगी या उसे 6 लाख रुपए की छूट देगी। अब 15% आप लगा लीजिए कितना बनता है दोस्तों, सिंपल सा है, आपके 4 लाख बन रहे हैं, टोटल 6 लाख ही बनेंगे। लास्ट 15% से दोस्तों अधिक या 6 लाख से यानी अधिक कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर सरकार ने बोला मान लीजिए कि कोई भी ऐसा है, बिल्कुल यहां पर 15 से 40 लाख रुपए तक की कीमत बात की है, यह आपको ध्यान रखना है। अब सरकार ने क्या है कि 40 से लेकर 70 की बात कही, और सरकार ने कहा कि मान लीजिए कि आप वाहन खरीदते हो 40 से लेकर 70 लाख तक का, तो आपको वही मिलेगा 15% या 10 लाख, यानी 15% या मान लीजिए 10 लाख। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना, इतना ही बनता है लगभग, जो भी दोस्तों सरकार को उचित लगेगा वो देगी, ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। 15% या 10 लाख की बात हो रही है। और हम बात करें दोस्तों, सरकार ने यह बोला है बिल्कुल कि जो पुराना वाहन आपके पास, पहले इतनी छूट दे देंगे, और पुराना कोई वाहन है और उसको आप क्या कराते हो, स्क्रैप करवाते हो, उसको आप क्या करवा देते हो, उसके बदले में स्क्रैप करवा देते हो, तो स्क्रैप करवाने पर दोस्तों आपको 10% वाहन में छूट दिला देंगे, 10% और छूट दिला देंगे। सरकार ने यह भी यहां पर कहा है। बाकी इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे हमारे हरियाणा में उत्तर भारत का पहला
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया था? 4 जनवरी 2021 को हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर स्थापित किया गया था। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल स्टेशन। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सौर ऊर्जा चालित पहला दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, वो दोस्तों भिवानी में है। हमारे देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। फिर आपसे पूछा जाएगा हमारे देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे कौन सा है? हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है? तो पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली से मुंबई के बीच बनाया जा रहा है। और दोस्तों हरियाणा के कितने जिलों से? 2 जिलों से, गुरुग्राम और रेवाड़ी से होकर गुजरेगा। आप कहोगे सर ठीक है, ये सारी की सारी बातें हमने मान ली, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमारे हरियाणा में एकमात्र यही इलेक्ट्रिक हाईवे, इसके अलावा? हमारे हरियाणा में दोस्तों इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कई चीजें शुरू हो चुकी है। जैसे हरियाणा में इलेक्ट्रिक बस शुरू हो चुकी है, कुछ बसें और लेकर आ रहे हैं। जैसे हरियाणा सरकार ने पहली इलेक्ट्रिक बस की बात करें तो हरियाणा में पहली इलेक्ट्रिक बस दोस्तों ई बस जो है वो 15 अगस्त 2021 को प्रारंभ की गई थी। 15 अगस्त 2022 को हुई थी ना? हाँ, 15 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुई थी। फरीदाबाद से लेकर गुरुग्राम के बीच प्रारंभ की गई थी। अब सरकार ने यह कहा है कि हम दोस्तों हरियाणा में टोटल 800 बसें इलेक्ट्रिक चलाने वाले हैं, सरकार ने यह भी कहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को सरकार बढ़ावा दे रही। क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे एक तो नए उद्योगों का विकास होगा, दूसरा दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर नियंत्रित स्थापित कर सकेंगे, तीसरा दोस्तों इससे तेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तेल महंगा ज्यादा, यह समस्या खत्म हो जाएगी जिसके लिए हम अरब कंट्रीज पर निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हर पथ मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो दोस्तों हर पथ मोबाइल ऐप की अगर मैं बात करूं तो ये आपके सड़कों से संबंधित है। इसमें शब्द आ रहा है पथ। हर पथ, पथ का मतलब होता है राह, रास्ता। दोस्तों सड़कों से संबंधित है। हर पथ का मतलब क्या है दोस्तों? हर पथ हरियाणा में टूटी हुई सड़कों की हालत सुधारने व सड़कों में खड्डे जो पड़े हुए हैं उनको भरने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा 15 सितंबर 2017 को एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई जिसका नाम है हर पथ। दोस्तों इसके अंदर एक ही है कि नागरिक कहीं पर भी टूटी हुई सड़क देखता है तो उसका फोटो खींचे और ऐप में डाल दे। दोस्तों सरकार की तरफ से उसे प्रोत्साहन के रूप में 100 रुपए की राशि भी दी जाएगी, यानी एक फोटो पर 100 रुपए मिल रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या है। तो राज्य सरकार ने दोस्तों आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है कि इस जो हर पथ योजना भी आ चुकी है, पहले ऐप आया था, तो आपको ध्यान रखना है सड़कों से संबंधित है। हर पथ मोबाइल ऐप है, 2017 के अंदर दोस्तों इसे लॉन्च किया था। इसे लॉन्च कब किया था? 2017 के अंदर। सरकार ने कहा है कि जो कोई भी आम नागरिक है वो क्या करेगा, टूटी हुई जो सड़क है दोस्तों उसकी फोटो खींचे और इस ऐप में डाल दे। टूटी हुई जो सड़क है उसकी फोटो खींचे और इसके अंदर डाल दे। इसके अंदर जैसी फोटो डालेगा तो सरकार की तरफ से उसे 100 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बाकी उस सड़क को किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से मरम्मत करनी है, सारा उसी का काम रहेगा। बाकी अगर हम बात करें हरियाणा में ऐप बहुत सारे आए हैं, तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, पिछले दिनों एक स्टेज ऐप भी आया था जिसका निर्माण मतलब काफी बढ़िया हिसार जिले से लॉन्च किया गया था स्टेज ऐप, जिसके अंदर दोस्तों हरियाणवी भाषा के प्रचार प्रसार करने के लिए ये आया था। हरियाणवी भाषा में कविताएं, कहानियां, अभिनय, कॉमेडी, ये सारी उसके ऊपर सुनी जा सकती है। यानी स्टेज ऐप काफी प्रसिद्ध हुआ था। हरियाणवी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए स्टेज ऐप लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध हरियाणवी खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस जिले से है? आप जानते हैं दोस्तों पानीपत से है। पानीपत में खंडरा गांव से है। कौन से गांव से है दोस्तों? खंडरा गांव से संबंध रखते हैं। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं? खंडरा गांव से संबंध रखते हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ है? 24 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ है। 24 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। अब आप कहोगे सर नीरज चोपड़ा ने क्या क्या मतलब ऐसे उनके हक में कौन कौन से गोल्ड मेडलिस्ट है, थोड़े ये बताएं। तो मैं ये कहूंगा दोस्तों बहुत सारे गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। 2016 में जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुई थी पोलैंड में, वहां पर गोल्ड मेडल जीता। 2016 में साउथ एशियन गेम्स हुए थे गुवाहाटी में, वहां पर गोल्ड मेडल जीता। 2017 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी भुवनेश्वर के अंदर, वहां गोल्ड जीता। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में, वहां गोल्ड जीता। 2018 में एशियन गेम्स जकार्ता में हुए थे, वहां गोल्ड मेडल जीता। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में फिर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों,
गोल्ड मेडल, और वो भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। ये आपको ध्यान रखना, वो भी एथलीट के क्षेत्र के अंदर दोस्तों। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। 2008 से पहले हमारे पास कोई भी गोल्ड भी नहीं होता था, 2008 से लेकर अब तक कोई गोल्ड नहीं जीता था। हमने 2008 के बाद ये पहला गोल्ड जीता है, और वो भी किसके अंदर दोस्तों, ओलंपिक के अंदर। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। तो इनके नाम बहुत सारे गोल्ड है। और रियल के अंदर नीरज चोपड़ा को दोस्तों स्विट्जरलैंड का मैत्री दूत बनाया गया। क्या बनाया गया है? स्विट्जरलैंड का मैत्री दूत बनाया गया है। यह बात भी आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष कर्मठ एवं कुशल श्रमिकों को मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? राज्य श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष कर्मठ व कुशल श्रमिकों को मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? यहां पर लिखा है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो हम कहेंगे कि हमारे इस योजना के तहत 1 लाख राशि प्रदान की जाएगी। मैं आपको 2 पुरस्कार बताना चाहूंगा। एक तो है मुख्यमंत्री रत्न जो पुरस्कार है, यहां पर मुख्यमंत्री श्रमिक पुरस्कार जो है, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, रत्न पुरस्कार। मुख्यमंत्री रत्न जो पुरस्कार है दोस्तों, राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। और हम बात करें दोस्तों, श्रमिकों के लिए एक पुरस्कार और है जिसका नाम है मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार, जिसके तहत 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। राज्य के प्रत्येक जिले में दोस्तों मुख्यमंत्री श्रम वीर पुरस्कार दिया जाता है, जिसके तहत 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों 20-20 हजार के मुख्यमंत्री श्रम देवी और श्रम वीर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो आइए मैं एक एक करके पुरस्कारों पर चर्चा करता हूं। तो राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा श्रमिकों के लिए कौन कौन से पुरस्कार है? राज्य श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा, राज्य श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, वो हम देखते हैं। आइए देखते हैं श्रमिकों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो हम कहेंगे मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। और मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार दोस्तों जो है, इसके तहत कितनी राशि दी जा रही है? 1 लाख राशि दी जा रही है। कितनी राशि दी जा रही है? 1 लाख राशि दी जा रही है। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। फिर मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार, फिर आता है दोस्तों मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार। इसके तहत दोस्तों कितनी राशि दी जाती है? इसके तहत 50,000 की राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है? 50,000 की। फिर आता है दोस्तों कौन सा? मुख्यमंत्री श्रमवीर पुरस्कार, मुख्यमंत्री श्रमवीर पुरस्कार। इसके तहत दोस्तों 25,000 की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 25,000 की राशि दी जाती है। इसके बाद आता है मुख्यमंत्री श्रम देवी पुरस्कार, मुख्यमंत्री श्रम देवी पुरस्कार दोस्तों। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? इसके तहत 20,000 की राशि दी जाती है। अगला जो आता है वो है दोस्तों हमारे सीधा श्रमवीर पुरस्कार है, सीधा ही श्रमवीर पुरस्कार है। इसके तहत भी 20,000 राशि दी जाती है। तो ये लीजिए, ये हमने श्रमिकों से संबंधित 5 पुरस्कार देखे हैं। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। इसी प्रकार राज्य निर्यात पुरस्कार भी दिए जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार राज्य निर्यात पुरस्कार पर, इसका आंसर तो 1 लाख है। राज्य निर्यात पुरस्कार, राज्य निर्यात पुरस्कार के तहत कब कब कौन कितनी कितनी राशि दी जाती है वो हम देख लेते हैं। राज्य निर्यात पुरस्कार, राज्य जो निर्यात पुरस्कार है दोस्तों, इसके तहत क्या है? प्रत्येक वर्ष दोस्तों कुल 18 राज्य निर्यातक पुरस्कार दिए जाते हैं। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है। इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर 3 लाख दिए जाते हैं। संतावना पुरस्कार के अंतर्गत 51,000 दिए जाते हैं। यानी इसके अंतर्गत पहले कितने? तो हम कहेंगे 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा राज्य में महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए विख्यात है, प्रख्यात है, फेमस है? तो हम कहेंगे दोस्तों हरियाणा जो जिला है वो आपके सामने धातु कार्य, चर्म कार्य, पित्तल के बर्तन या लाख कार्य। तो मैं ये कहूंगा धातु कार्य, धातु यानी स्टील वगैरह पर। तो हम ये तो आ गया हिसार। चर्म कार्य दोस्तों जींद, फरीदाबाद यहां पर है। पित्तल के बर्तन आप जानते रेवाड़ी में है। तो एक ही बचा लाख की चूड़ियां। हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है दोस्तों, लाख की चूड़ियों के अलावा ये हवाई चप्पल के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हवाई चप्पल, जो बाथरूम चप्पल होती है, इसके निर्माण के लिए फेमस है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, हवाई चप्पल के लिए भी महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों, हमारा जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो जिले हैं, महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़ में वैसे सीमेंट का उत्पादन होता है, यहाँ रबड़ के पाइप बनाए जाते हैं, हवाई चप्पल बनाए जाता है, यहाँ पर पशु आहार बनता है, मार्बल के आदि के व्यापार होते हैं। ये बात आप सभी को, पत्थर उद्योग है यहाँ का, भवन निर्माण सामग्री खूब मिलती है यहाँ पर, हथकरघा उद्योग है, टायर स्टैंडिंग है,
और डबल रोटी बनाने की इकाइयां हैं, ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। लेकिन सबसे ज्यादा ये किस लिए फेमस है? सबसे ज्यादा इन दो चीजों के लिए, हवाई चप्पल के लिए और दोस्तों लाख की चूड़ियों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। तो ये बात आप सभी ने नोट कर ली होगी। वैसे और मैं आपको उद्योग बताना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर मिक्सी के लिए अंबाला फेमस है, मिक्सी के लिए अंबाला फेमस है। HMT जो हमारा ट्रैक्टर इकाई है वो दोस्तों पंचकुला फेमस है। उसके लिए गोला बारूद के डब्बे जो होते हैं उसके लिए यमुनानगर फेमस है। इसके अलावा दोस्तों जो कंबल होते हैं, आर्मी के जो वस्त्र होते हैं, उनके लिए पानीपत फेमस है। और हमारे दोस्तों और हम बात करें तो बाटा का शूज करनाल का फेमस है। बाटा का शूज कहाँ का है? करनाल का है, सॉरी लिबर्टी का यहाँ का है। बाटा वैसे गुरुग्राम का भी फेमस है और फरीदाबाद का फेमस है, लेकिन पहले गुरुग्राम में स्थापित की गई थी। इसके अलावा और हम बात करें तो पित्तल के लिए, तिल्ला जूती के लिए ये हमारे रेवाड़ी फेमस है। और हम बात करें हरियाणा के अंदर खनिजों के रूप कौन कौन से उद्योग हैं? ट्रैक्टर उद्योग के लिए फरीदाबाद फेमस है, कार के लिए गुरुग्राम, रेवाड़ी और वर्तमान में सोनीपत भी फेमस हो चुका है। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। और मोटरसाइकिल ये तो है ही, और यामा का मोटरसाइकिल के लिए फरीदाबाद फेमस है, ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। और हरियाणा के अंदर और तो कौन से, यही है भाई। कागज उद्योग के लिए दोस्तों हमारे यमुनानगर फेमस है, पेपर सिटी बोलते हैं यहां तक कि उसे। आइए आगे बढ़ता हूं। और बाकी दोस्तों आर्मी के जो सामान होते हैं, आर्मी के जो हथियार हैं, उनके लिए रोहतक फेमस है, आर्मी के हथियारों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य औद्योगिक व आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा किस जिले में प्रदेश का पहला औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? औद्योगिक विकास केंद्र की यहां पर बात हो रही है। औद्योगिक विकास केंद्र साहा, बावल, उमरी, मुरथल। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों राज्य का पहला क्या है औद्योगिक विकास केंद्र की, तो हम कहेंगे दोस्तों बावल में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया है? बावल में स्थापित किया गया। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। तो बावल, यहां पर बावल दे रखा है, ये बात आप सभी को ध्यान रखना है, बावल दे रखा है रेवाड़ी के अंदर। तो यहां पर देखिए हरियाणा राज्य औद्योगिक व आधारभूत संरचना विकास निगम यानी HSIIDC के द्वारा, HSIIDC द्वारा किस जिले में प्रदेश का पहला औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित हुआ है? बावल के अंदर स्थापित हुआ है। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। आप कहोगे अच्छा सर ये बात ठीक है, दूसरा कहां पर स्थापित किया गया है? तो मैं दूसरा ये कहूंगा अंबाड़ा के शाह में स्थापित किया गया है। अंबाड़ा के शाह में स्थापित किया गया है, यह बात आप सभी को ध्यान रखते हैं। दूसरा कहां स्थापित हुआ है? तो दूसरा हुआ है दोस्तों अंबाड़ा के यहां पर। और पहला कहां है? तो पहला है दोस्तों बावल के अंदर। पहला कहां है? बावल के अंदर है। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे चलो ठीक है सर उद्योगों से संबंधित बात कर रहे हैं हम। परीक्षा में कई बार तो दोस्तों यहां तक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हरियाणा कृषि उद्योग निगम वाला जो केंद्र है वो कहां है? हरियाणा कृषि उद्योग निगम दोस्तों मुरथल के अंदर पड़ता है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम कहां पर पड़ता है? मुरथल में, हरियाणा। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, जो अभी स्टेट के क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है उद्योग वाला, उद्योगों से हरियाणा के अच्छे क्वेश्चन बने हैं। हर परीक्षा के अंदर उद्योग का दोस्तों एक वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि जब हम हरियाणा जीके पर आते हैं तो हरियाणा जीके में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भूगोल से पूछे जाते हैं। कि हरियाणा की भूगोल से भले ही पूछ लो, हरियाणा का इतिहास इतना बड़ा है नहीं, कला संस्कृति इतनी ज्यादा है नहीं। हरियाणा की इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछ लेगा या तो आपके आर्थिक समीक्षा से या बजट से, या दोस्तों हरियाणा की पॉलिटी से पूछ लेगा थोड़े बहुत कोई क्वेश्चन। सबसे ज्यादा दो से आते हैं, आर्थिक समीक्षा, बजट यानी इकोनॉमी से पूछेगा ज्यादातर, या वो पूछेगा दोस्तों हरियाणा भूगोल से। तो इन चीजों पर खास पकड़ ध्यान रखना। और उद्योग टॉपिक भूगोल का भी होता है और इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन सभी के अंदर भी इसका उल्लेख किया गया है। तो ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना किस जिले में स्थित है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना हरियाणा में दोस्तों ध्यान रखना कई प्लांट है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक तो आपके आता है पानीपत सुपर थर्मल पावर प्लांट, हरियाणा का पहला प्लांट दोस्तों पानीपत में है। दीन बंधु छोटूराम कौन सा है? पानीपत वाला प्लांट कहां पर है? पानीपत सुपर थर्मल पावर प्लांट दोस्तों ये तो पानीपत के अंदर ही है। ये कहां पर है? पानीपत के अंदर ही है। फिर आपसे पूछा जाएगा दीन बंधु छोटूराम, दीन बंधु छोटूराम, दीन बंधु वाला प्लांट कहां है? ये पड़ता है यमुनानगर में। कहां पर पड़ता है? यमुनानगर में। फिर आता है राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी वाला प्लांट, ये दोस्तों खेदड़, खेदड़ पड़ता है हिसार के अंदर। कहां पर है? खेदड़ हिसार के अंदर है। इसके अलावा हम बात करें तो फिर हमारे पूछा जाता है दोस्तों, हमारे एक तो आता है अरावली वाला, अरावली सुपर तापीय सुपर थर्मल पावर प्लांट जिसे इंदिरा गांधी वाला बोलते हैं, ये झज्जर में है। एक महात्मा गांधी वाला भी आता है दोस्तों,
एक कौन सा आता है, महात्मा गांधी वाला भी आता है। महात्मा गांधी वाला प्लांट ये भी कहां पर है, ये भी झज्जर में है। 5 प्लांट तो हमारे ये हैं। इसके अलावा दोस्तों बिजली से संबंधित और प्लांटों की बात करें तो एक हमारा गैस आधारित परियोजना भी है हरियाणा में, गैस आधारित परियोजना भी है। और गैस आधारित जो परियोजना है हरियाणा में वो दोस्तों कहां पर पड़ती है, फरीदाबाद के अंदर 1500 मेगावाट बिजली क्षमता वाली है, फरीदाबाद में है। और हरियाणा में हम बात करें तो हरियाणा में वर्तमान में दोस्तों सौर ऊर्जा को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। और हरियाणा में दोस्तों तैरता हुआ सौर ऊर्जा का पहला संयंत्र, हरियाणा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा का जो संयंत्र है तैरता हुआ, वो आप जानते हो दोस्तों कहां पर है, चंदू बुढेड़ा गांव में है। कहां पर है, चंदू बुढेड़ा गांव गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों और हम बात करें सौर ऊर्जा की तो हरियाणा की पहली नहर प्रणाली भाखड़ा नहर प्रणाली है, जहां पर सौर ऊर्जा दोस्तों क्या है, पहली नहर प्रणाली है जहां पर सौर ऊर्जा स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पथराला बांध कह रहे हैं, ओटो बांध, कौशल्या बांध, अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध सुमेलित नहीं है क्योंकि अनंगपुर बांध दोस्तों फरीदाबाद में पड़ता है। अनंगपुर बांध कहां है, फरीदाबाद में है। यह हरियाणा का सबसे पुराना बांध है। हरियाणा का आपसे पूछ ले, हरियाणा का सबसे पुराना बांध, हरियाणा का सबसे पुराना बांध है अनंगपुर बांध, जो कि यमुना नदी पर बना हुआ है। कहां पर है, यमुना नदी पर है। अनंगपाल तोमर ने बनाया था। किसने बनाया था, अनंगपाल तोमर ने बनाया था, आज से 1000 साल पहले अनंगपाल तोमर के द्वारा बनाया गया है। यह बात आप सभी को ध्यान। कौशल्या बांध अंबाला में कह रहे सुमेलित नहीं है, ठीक है। अंबाला में कौशल्या बांध दोस्तों कहां पर है, पंचकुला में, यह भी सुमेलित नहीं है। रियल में देखा जाए तो यह भी सुमेलित नहीं है, पंचकुला में पड़ता है। और यह कौन सी नदी पर है, तो यह कौशल्या नदी है दोस्तों। और किसकी सहायक नदी है वो, तो हम कहेंगे ये सहायक नदी है घग्गर की। दोनों ही सुमेलित नहीं है, रियल में देखा जाए तो दोनों ही सुमेलित नहीं है। पथराला बांध की अगर मैं बात करूं तो पथराला बांध दोस्तों आज का नहीं है, यमुनानगर के अंदर दादूपुर गांव पड़ता है, वहां पर पथराला बांध है। और इस बांध का निर्माण दोस्तों 1875 से लेकर 1876 के बीच में हुआ था। तो पथराला बांध दोस्तों ध्यान रखना यमुनानगर के दादूपुर गांव के आसपास पड़ता है। ये दोस्तों आपको 1875 से 76 के बीच में। फिर आता है ओटू हेड। ओटू हेड की बात करें तो ओटू हेड दोस्तों बहुत समय पुराना है। इस बांध का निर्माण बीकानेर रियासत के जो राजा थे उन्होंने करवाया था, 1896 के अंदर करवाया था। कब कराया था दोस्तों, 1896 के अंदर इसका निर्माण हुआ है। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। और इसका नाम किसके आधार पर रखा गया है, तो मैं ये कहूंगा दोस्तों इसका जो नाम है, पहली बात दोस्तों एक ओटू नाम का गांव है। ये ओटू नाम का गांव किसके नाम पर है, ओटू वियर नाम का एक अंग्रेज था। ओटू वियर नाम का दोस्तों एक अंग्रेज था। और यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है, ओटू वियर नाम का अंग्रेज था, उसी के नाम पर दोस्तों इसका नाम हो गया है। क्या है, ओटू वियर। ओटू वियर नाम का अंग्रेज था, उसी के नाम पर दोस्तों इसका नामकरण हुआ है, ओटू गांव का भी या ओटू हेड का। यह बात आप सभी को ध्यान रखना है। 2002 में चौधरी देवीलाल ने दोस्तों एक पर्यटन स्थल का निर्माण किया था, यानी यहां पर 2002 के अंदर पर्यटन को भी डेवलप किया गया। चौधरी देवीलाल जी ने 2002 के अंदर यहां पर पर्यटन स्थल को भी डेवलप किया था, यानी चौधरी देवीलाल के नाम पर। मैं ये कह रहा हूं चौधरी देवीलाल के नाम पर, सरकार किसके, ओम प्रकाश चौटाला की। तो चौधरी देवीलाल जी के नाम पर यहां पर पर्यटन स्थल डेवलप किया गया था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। कौशल्या बांध, कौशल्या बांध दोस्तों घग्गर की सहायक नदी है। ये पिंजौर में आकर यहां पर मिलती है। और इस बांध का निर्माण 2008 से लेकर 2012 के बीच किया गया था। यह बात आप सभी को ध्यान रखनी है। इसका निर्माण कब हुआ है, 2008 से लेकर 12 के बीच हुआ है। परीक्षा के अंदर पूछ लिया गया है कि कौशल्या बांध का निर्माण कब किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, पंचकुला जिले में जो बाढ़ आती है उस बाढ़ से इसकी रक्षा करना, यानी बाढ़ नियंत्रण के लिए। पंचकुला में जो बाढ़ आती है उस बाढ़ के नियंत्रण के लिए दोस्तों इसकी मतलब कि क्या की गई है, इसको बनाया गया। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। और ये बांध तो दोस्तों 9वीं शताब्दी के आसपास का है, 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास का बांध है, बहुत पुराना बांध है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, अनंगपाल तोमर के द्वारा बनाया गया है। तो ये हमने बात कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, ज्योतिसर सरोवर तीर्थस्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है। ज्योतिसर सरोवर तीर्थस्थल किस नदी के किनारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो नदी हमारे आप जानते हैं दोस्तों कौन सी है, सरस्वती नदी है। कहते हैं ज्योतिसर सरोवर यह तीर्थस्थल कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। यहां पर दोस्तों एक अक्षय वट वृक्ष है, यानी बरगद का पेड़ है, जहां पर श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। इसी स्थल पर शंकराचार्य ने भगवत गीता के दर्शन का दोस्तों चिंतन किया था। यह बात आप सभी को ध्यान रखना है। कहते हैं कि जो यहां पर अक्षय वट वृक्ष है दोस्तों, इसी अक्षय वट वृक्ष के पास दोस्तों भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था। कश्मीर के महाराजा ने, भगवान शिव का मंदिर भी है, यह आपको ध्यान रखना है।
तो ये सारी जो बात है वो मैंने आपको बता दी। सरस्वती नदी के किनारे कौन सा है? ज्योतिसर सरोवर है। ज्योतिसर सरोवर दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, यहां पर भगवान कृष्ण ने दोस्तों क्या किया था? भगवान कृष्ण जी ने गीता का उपदेश यहीं दिया था। कहां पर गीता का उपदेश दिया था? तो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, गीता का उपदेश दिया था, ये बात आप सभी को अच्छे रूप से पता होनी चाहिए। फिर आता है, कहते हैं कि कश्मीर के राजा ने यहां पर भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना, मंदिर का निर्माण कराया था भगवान कृष्ण ने। जो अक्षय वट वृक्ष है उसके नीचे ये उपदेश दिया था, ये बात भी आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। तो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बात कर ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पर्यटन निगम की जो स्थापना है वो किस वर्ष की थी? हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई है? तो मैं ये कहूंगा 1974 के अंदर हुई है। कब हुई है? तो 1974 आपके सामने एक ही ऑप्शन है, 1 मई 1974 दोस्तों, डी ऑप्शन ये कहता है। कौन सा? डी ऑप्शन, 1 मई 1974 इसी में लिखा और किसी में नहीं लिखा हुआ है। तो 1 मई 1974 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। और ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। छोटा सा क्वेश्चन है और इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। बाकी पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं हरियाणा में दोस्तों। तिलियार लेक एक पर्यटन स्थल है, तो रोहतक में पड़ता है। हरियाणा में ब्लू बर्ड झील है, ये कहां पर पड़ती है? हिसार में। ब्लैक बर्ड है हांसी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों काला तितर है सिरसा के अंदर, अबूब शहर के आसपास पड़ता है काला तितर। और इसके अलावा आप जानते हैं दोस्तों हमारे कर्ण झील है, ये भी। सुल्तानपुर कहां है? ये सारे आप पर्यटन स्थल जानते हो। तो आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थस्थल कुरुक्षेत्र जिले में अवस्थित नहीं है? पापांतक, फल्गु, अमीन, कुबेर, कौन सा तीर्थस्थल दोस्तों यहां पर नहीं है? तो मैं ये कहूंगा दोस्तों इनमें से फल्गु तीर्थस्थल यहां नहीं है, क्योंकि कैथल के फरल गांव के अंदर पड़ता है। फल्गु तीर्थस्थल दोस्तों फरल गांव में पड़ता है, कैथल के फरल गांव के अंदर। कहां पर दोस्तों? कैथल के फरल गांव में पड़ता है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। बाकी सारी तीर्थस्थल यहां पर है। अब आप कहोगे अच्छा सर फरल तीर्थ यहां नहीं है, मैं कहूंगा हाँ। ये किससे संबंधित है? फरल नाम क्यों पड़ा, फल्गु नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर दोस्तों फल्गु नाम से एक ऋषि का संबंध बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अंदर यह कहा जाता है कि यहां पर फल की वन हुआ करता था और यहां पर जो ऋषि रहते थे उनका नाम फल्गु था। फल की वन था और यहां ऋषि रहते थे, उनका नाम था फल्गु। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। फल्गु जो तीर्थस्थल है, यहां पर सोमवती अमावस्या जो आती है, सोमवार की अमावस्या होती है, वहां पर कहते हैं यहां पर स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। फल्गु तीर्थ के अंदर दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन दोस्तों स्नान करना बहुत ही अच्छा माना गया है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। और कहा जाता है कि यहां पर फल्गु ऋषि हुआ करते थे। फल्गु क्या हुआ करते थे? फल्गु नाम से ऋषि हुआ करते थे। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है, फल्गु ऋषि हुआ करते थे। अब आपसे पूछा जाएगा अमीन तीर्थ क्या है? अमीन तीर्थ की बात करें दोस्तों, थानेसर के पास एक गांव है अमीन गांव। थानेसर के पास एक गांव पड़ता है अमीन गांव, वहां पर दोस्तों अदिति वन के अंदर स्थित है। कहां पर है अमीन गांव दोस्तों? तो मैं ये कहूंगा थानेसर के पास दोस्तों एक गांव पड़ता है अमीन गांव। थानेसर के पास एक गांव है जिसका नाम है अमीन गांव, और अमीन गांव के अंदर पड़ता है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अमीन तीर्थ। और अमीन की अगर हम बात करें दोस्तों, अदिति वन के अंदर है, ये आप सभी को ध्यान रखना। यहां पर ऋषि कश्यप का दोस्तों क्या होता था? आश्रम होता था। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो आता है यहां पर लिखा है पापांतक तीर्थ। दोस्तों पापांतक तीर्थ कहां है? पिहोवा के अंदर पापांतक तीर्थ है दोस्तों। और भगवान जो कार्तिकेय है उनसे संबंधित ये है, ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। कार्तिकेय से संबंधित है। पापांतक तीर्थ किससे संबंधित है? ये पड़ता कहां पर है? तो मैं कहूंगा पिहोवा के अंदर है। कहां पर है? पिहोवा। और किससे संबंधित है? भगवान कार्तिकेय से संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्तिकेय से संबंधित है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। फिर आता है कुबेर तीर्थ। कुबेर तीर्थ दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर ही पड़ता है। कुबेर तीर्थ कहां पर है? कुरुक्षेत्र शहर के अंदर ही है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। और कहते हैं सरस्वती नदी के तट पर है कुबेर तीर्थ भी। प्राचीन मान्यता के अनुसार दोस्तों जो कुबेर के द्वारा यहाँ पर यज्ञ किया गया था, यज्ञपति कुबेर के द्वारा यज्ञ किए गए थे। चैतन्य महाप्रभु की कुटिया भी यही है। जो चैतन्य महाप्रभु की कुटिया भी यही है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मुरेठा क्या है? मुरेठा खेल है, आभूषण है, लोकगीत है, वेशभूषा है। आपसे ये पूछा जा रहा है, तो मैं ये कहूंगा दोस्तों मुरेठा एक वेशभूषा है। मुरेठा क्या? एक वेशभूषा है। हरियाणा में दोस्तों आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है कि बहुत सारी वेशभूषा अलग अलग, यानी कुर्ता अगर गोल बाजू वाला है, ये सभी के अलग नाम है। हर एक राज्य में दोस्तों जो पहनावा है उन पहनावों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। मुरेठा क्या होता है? मुरेठा दोस्तों हरियाणा में पहने जाने वाली टोपी का एक प्रकार है।
राज्य के लगभग सभी वर्गों के द्वारा मुरेठा धारण किया जाता है, अपने क्षेत्र में नहीं किया जाता। हमने देखा भी नहीं, टोपी अपने ज्यादा नहीं पहनते। मुरेठा किसको बोलते हैं? जो गांधी जी वाली सी टोपी होती है ना, गांधी स्टाइल के अंदर टोपी, एक अलग सी टोपी आती है, तीखी सी टोपी करके पहनते, गुजरात साइड जो पहनते हैं उसे मुरेठा कहा जाता है। तो ये टोपी का प्रकार है दोस्तों। मुरेठा क्या है? मुरेठा एक टोपी का प्रकार है। तो ये बात आप सभी को ध्यान रखना, मुरेठा क्या है? टोपी का प्रकार है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया? पहली बार सूरजकुंड मेला लगता कब है? साल में 2 बार लगता है। एक तो लगता है फरवरी के अंदर, एक लगता है दोस्तों नवंबर के अंदर। साल में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। कब कब किया जाता है? फरवरी के अंदर किया जाता है, नवंबर में किया जाता है। और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब घोषित किया गया था? वर्ष 2013 के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर का इसे दर्जा दिया गया था। पहली बार इसका आयोजन दोस्तों 1987 में किया गया था। पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? तो हम कहेंगे पहली बार दोस्तों इसका जो आयोजन है, पहली बार आयोजन इसका किया गया था 1987 के अंदर। पहली बार आयोजन कब किया गया था? 1987 के अंदर किया गया था। 2013 के अंदर इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिला है। 15 दिनों तक चलता है दोस्तों। कितने दिनों तक चलता है? 15 दिनों तक चलता है। अब की बार भी चला है, ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। दिसंबर में ही इसका आयोजन किया गया था, 15 दिनों तक चलता है। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता? कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा? सांग नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य, लूर नृत्य। दोस्तों आप जानते हैं सांग नृत्य महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता। सांग नृत्य भी है, सांग अभिनय भी किया जाता है, और सांग दोस्तों सारी चीज है। सांग एक नृत्य भी है, गायन भी है, सारी चीजें हैं। घूमर नृत्य में अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों, महिलाएं घूम घूम कर नृत्य करती है, और खास करके हरियाणा के दक्षिणी भाग की महिलाओं में अत्यधिक प्रिय है। राजस्थान में तो घूमर बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, फेमस है राजस्थान में। राजस्थान से लगा हुआ जो हरियाणा का एरिया है वहां पर ज्यादा फेमस है। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। झूमर नृत्य की बात करें तो यह झूमर नृत्य का नाम झूमर के नाम पर पड़ा है। झूमर के गोल गोल घूम कर दोस्तों जो महिलाएं मतलब कि माथे पर वैसे आभूषण पहनती है, गोल गोल घूम कर दोस्तों नृत्य करती है, वह जो नृत्य होता है झूमर होता है। यानी कि महिलाएं एक झूमर के आकार में मतलब गोल खड़ी हो जाती है, कई हाथ पकड़ के, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। ये भी दोस्तों कहां पर है? राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर किया जाता है। फिर आता है लूर नृत्य। लूर का मतलब होता है लड़की दोस्तों। ये बागड़ जो एरिया है, मूल रूप से बागड़ एरिया के अंदर किया जाने वाला लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और लूर नृत्य केवल ही महिला प्रमुख नृत्य है। इसमें दोस्तों पुरुष भाग नहीं लेता, झूमर में भी और घूमर में भी भाग नहीं लेता है। हालांकि दोस्तों जो घूमर नृत्य है वो तो बड़ा स्लो मोशन के अंदर किया जाता है। राजस्थान के अंदर अगर आप नृत्य करते हो, देख लो ये घूमर नृत्य, तो इतना शानदार नृत्य है दोस्तों, पूछो मत, इतना शानदार नृत्य है। आइए आगे बढ़ता हूं। सांग नृत्य आप जानते हो हरियाणा का दोस्तों राजकीय नृत्य भी है। सांग और सांग जो कला है, लोकगीत है, वो दोस्तों राजकीय लोकगीत घोषित किए गए उन्हें। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों का गठन किया गया है? दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, पंचायतों के गठन की बात चल रही है। अनुच्छेद 243C के तहत, अनुच्छेद 243C के अनुसार प्रत्येक राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। अगर यह भी कहा गया अनुच्छेद 243C के अंदर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, तो वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। 20 लाख से कम है तो वहां पर नहीं किया जाएगा। तो ये वैसे आपको ध्यान रखना है, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है दोस्तों हमारे, आप जानते हैं भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है। ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होती है। ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। और इसका जो चुनाव किया जाता है, चुनाव होता है अनुच्छेद, वैसे राज्य चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 243 के तहत की गई है। फिर आता है दूसरी विधानसभा के आम चुनाव में कितनी महिला प्रत्याशी निर्वाचित हुई थी? दूसरी विधानसभा, हरियाणा में पहली विधानसभा की हम बात करें तो दोस्तों मनोनीत हुई थी। दूसरी विधानसभा के अंदर हमारे 4 महिलाएं मनोनीत होकर आई थी। लखवती देवी, इंद्री पी देवी, कैथल से इंद्री से पी देवी आई थी, ओम प्रभा जैन कैथल से आई थी, रेवाड़ी से एस देवी आई थी, और नांगल से लखवती देवी आई थी। तो 4 आई थी दोस्तों। कहां से आई थी? नांगल से तो आई थी लखवती देवी। नांगल से कौन आई थी? लखवती देवी, लेखवती देवी, सॉरी लखवती नहीं, लेखवती देवी, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो हमारे दोस्तों कैथल से आई थी ओम प्रभा। कैथल से कौन आई थी? ओम प्रभा आई थी, ओम प्रभा। और इंद्री से कौन आई थी? पी देवी। कौन आई थी दोस्तों? इंद्री से पी देवी आई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इंद्री जो कि करनाल की ओर पड़ता है, वहां से कौन आई थी? पी देवी आई थी। और हम बात करें दोस्तों तो हमारे और रेवाड़ी से कौन आई थी? रेवाड़ी से आई थी दोस्तों एस देवी। ये 4 महिलाएं थी। दूसरी जो विधानसभा उसमें 4 महिलाएं चुनकर आई थी। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। और उस समय कहते हैं कि यशवंत चौहान ने एक मुहावरा निकाला था,
यशवंत चौहान, जो कि उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने जिनका नाम था गयालाल नाम के एक व्यक्ति थे जो गुरुग्राम क्षेत्र से थे। उन्होंने कहते हैं एक दिन में 4 राजनीतिक पार्टियां बदली थी, इसलिए हरियाणा के लिए ही ये बड़ा फेमस हो गया था नारा कि आया राम गया राम। ये यशवंत चौहान के द्वारा दिया गया मुहावरा है, यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। तो ये हमने यहां पर बात कर ली, हमारा जो 20वां क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किस राज्यपाल के भाषणों को हरियाणा जनसंपर्क विभाग द्वारा, ध्यान देना, गौर से देखना, ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। किसी राज्यपाल के भाषणों के ऊपर, किसी राज्यपाल के भाषण के ऊपर कोई किताब छप रही है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया ना अपने आप में। तो सुनिएगा क्या है ये, कह रहे हैं कि हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किस राज्यपाल के भाषणों को हरियाणा जनसंपर्क विभाग द्वारा गवर्नर स्पीक्स शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया है। हरियाणा का ऐसा कौन सा राज्यपाल है दोस्तों जिसके भाषण भी छापे गए हैं? हरियाणा के अंदर दोस्तों ऐसा राज्यपाल एक है, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा अब तक पढ़ा लिखा राज्यपाल रहा है। यह राष्ट्रमंडल का सचिव नियुक्त हुआ है 1951 के अंदर। इनके जो भाषण है गवर्नर स्पीक्स के नाम से हरियाणा का जनसंपर्क विभाग प्रकाशित करता है। 1952 से 54 तक नीदरलैंड में राजदूत रहा है। 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 16वें सत्र में भारत का प्रतिनिधि किया है। हरियाणा का दूसरा राज्यपाल रहा है। हरियाणा के अंदर राज्यपालों में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। हरियाणा के अंदर हम बात करें दोस्तों तो ये वो पहला व्यक्ति है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। यह हरियाणा का वो पहला व्यक्ति है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, पद पर रहते हुए हरियाणा का पहला राज्यपाल। इसके अलावा दोस्तों 1966 के दौरान USA में प्रकाशित इनकी एक प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा फेमस इनकी पुस्तक है जो भारत और अमेरिका के संबंधों को दर्शाती है, जिसका नाम है इंडिया स्पीक्स टू अमेरिका। यह पुस्तक का नाम है इंडिया स्पीक्स टू अमेरिका, जो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, USA में प्रकाशित हुई थी 1966 में। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना। और कहते हैं 1976 में पद पर रहते हुए ही इनका निधन हो गया था और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परिसर में इनका अंतिम संस्कार किया गया है। इनके नाम पर करनाल के उचाना हल्के में एक झील है जिसका नाम ही दोस्तों चक्रवर्ती झील रखा गया है। यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। तो यह हमने यहां पर बात की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 ये बात कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो हम कहेंगे अनुच्छेद 164 के तहत ये बात लिखी गई कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। वैसे तो निर्वाचित होकर आता है मुख्यमंत्री, और जो उनके अंदर विधानसभा के जो मेंबर चुनकर है वो अपने आप में से एक नेता चुनते हैं, उसको राज्यपाल शपथ दिला देता है। राज्यपाल शपथ दिला देता है, वैसे नहीं चुनता है कि तुम में से ये बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल जो क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज इतना ही। आप सभी ने प्रेम स्नेह बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।